गलत थीं। मैंने आह भरी प्रकार का, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इंसान का दिल एक पल में ठंडा नहीं होता। इन 7 वर्षों तक मैंने भावुक होकर प्यार किया। मैंने बिना किसी शर्त के प्यार किया, लेकिन मैं भी थक सकता हूं। मैं थका हुआ, आहत और दुखी महसूस कर सकता हूं। प्यार धीरे धीरे कम होता जाता है जब तक कि वह खत्म न हो जाए। सगाई की दावत केवल फयूज थी। चुनी को मेरे लिए दिल टूट गया महसूस हुआ। उसने इन वर्षों में मेरे द्वारा दिया गया सब कुछ देखा था। मैंने चुनी को एक बड़ी मुस्कान दी। चिंता मत करो चुनी, मैं सचमुच ठीक हूं। जिस पल हमने ब्रेकअप किया, मुझे सचमुच बहुत सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि मुझ पर से सारी बेड़ियां हटा दी गई हैं। चुनी ने कुछ सोचा और टीवी कैबिनेट की ओर दौड़ी। वह मेरे लिए एक बॉक्स लाई। यह वह फोन है जो मिस सू ने तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम्हारा पुराना सिम कार्ड पहले से ही अंदर है। मैंने मना नहीं किया। मैंने फोन चालू किया और अपने वीचैट में लॉग इन किया। एक पल में संदेशों की बाढ़ आ गई। मैंने केवल उन पर एक नजर डाली और पढ़ना बंद कर दिया। उनमें से ज्यादातर उस दिन के थे जिस दिन सगाई की दावत रद्द कर दी गई थी। बहुत से संदेश मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जवाब देने की परवाह नहीं कर सकता था। मैंने शेंबू की संपर्क जानकारी ढूंढी और उसे सीधे एक संदेश भेजा। शेंबू ने बहुत जल्दी जवाब दिया। मैंने सुना है कि सुकिंग तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वापस लाई। तुम फिर से विचार तो नहीं कर रहे हो, है ना? मैं मुस्कुराया और एक शर्मनाक नाटकीय पंक्ति के साथ जवाब दिया। मेरा दिल मर गया है। सुकिंग यान और मेरे बीच अब कोई संभावना नहीं है। शेंबू ने तुरंत जवाब दिया कि तुम्हारे प्यार को सुखा देने के लिए। सुकिंग यान सचमुच कुछ और ही है। भाई, दुखी मत हो। मैं तुम्हें बाद में कुछ उच्च गुणवत्ता वाली महिलाओं से मिलवाऊंगा। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। तभी किसी ने अचानक मुझे फोन किया। नंबर देखकर मैंने लापरवाही से जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक तेज तर्रार औरत की आवाज आई। सिन, तुमने अब कुछ तरकीबें सीख ली हैं, चूंकि तुमने बिना एक शब्द कहे छोड़ने का फैसला किया। वापस क्यों आए? मैंने उपहास किया। मैडम सू बहुत सक्षम है। निश्चित रूप से आप जानती हैं कि यह आपकी बेटी थी जो व्यक्तिगत रूप से मुझे वापस लाई। इतराओ मत! मिसेस सू की आवाज गुस्से से भरी थी। फिर उसने अचानक लहजा बदल दिया। चूंकि तुम वापस आ गए हो, अभी पुराने निवास पर आओ। मैं आज मेहमानों का मनोरंजन कर रही हूं। आओ, उनकी सेवा करो। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान कौंध गई। जांग जिंगी सुकिंग यिन की मां थी। उसने मुझे कभी ऊंचा नहीं समझा था और वर्षों से उसने खुले तौर पर और चुपके से मेरे लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। मेरे होठों के कोने धीरे से ऊपर उठे। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंचूंगा। जांग जिंगी की आवाज अधीरता से भरी थी। जल्दी करो। फिर उसने फोन काट दिया। मैंने तुरंत जांग जिंगी का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर बस इंतजार करते रहो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था। मेरे विला से पुराने निवास तक 40 मिनट लगते हैं। मिसेस सू जांग जिंगी ने पूरा 1 घंटा इंतजार किया, बिना मेरा कोई नामो निशान देखे। मिसेस जोजो उनके साथ थीं। मुस्कुराते हुए कहा, आपका होने वाला दामाद अभी शादीशुदा भी नहीं है, और फिर भी और पहले से ही आप उसे आदेश नहीं दे सकती। क्या उसे लगता है कि सुकिंग अब इस परिवार को चलाती है और आपको नहीं मानता? पूर्व मिसेस सू गंभीरता से। जांग जिंगी हमेशा गर्वित और अभिमानी रही थी। उसने मुझे कभी ज्यादा नहीं समझा था, और अब मैंने वास्तव में उसे खड़ा कर दिया था, जिससे वह अपने अमीर दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गई। उसने तुरंत गुस्से में मुझे फोन किया। माफ करें, आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है। मिसेस जो ने आश्चर्य में अपना मुंह ढक लिया। अरे वाह, तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है। उन शब्दों पर जांग जिंगी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। जांग जिंगी को खड़ा करने के बाद मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैंने खुद को व्यवस्थित किया और शेनबू के साथ खाने गया। हम दोनों ने हमारे सामान्य स्टेक हाउस में मिलने का इंतजार किया था। जब मैं पहुंचा, शेनबू पहले से ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर उसने खुशी से हाथ हिलाया। मैं खुशी खुशी पास गया और उसे गले लगा लिया। शेनबू ने नकली घृणा से भरी मुस्कान पहन रखी थी। अगर सुकिंग ने तुम्हें वापस नहीं खींचा होता तो मैं तुम्हें अभी देख भी नहीं रहा होता। मैंने तुरंत एक छात्र की तरह दोनों हाथ ऊपर उठा दिए जो दया की भीख मांग रहा था। कृपया सुकिंग का जिक्र अब न करें। शेनवू ने मुझे बैठने के लिए खींचा। सुकिंग व्यक्तिगत रूप से इस बार तुम्हें वापस लाई। उसने काफी हलचल मचा दी। जिस पल मैं सुकिंग का नाम सुनता हूं, मुझे सिरदर्द होने लगता है। मैं उससे संबंधित किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता। उससे समस्याएं हैं। उसका जिक्र मत करो, बदकिस्मत। मुझे डर है कि वह मुझे हमेशा परेशान करेगी। मेरा फोन अचानक एक बार बज उठा।
स्क्रीन सुकिंग का एक संदेश दिखा रही थी। तुरंत सिर दर्द। मेरी कुआ मुंह वाली कला सचमुच वापस आ गई थी। मैंने अभी कहा था कि सुकिंग मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, और संदेश तुरंत आ गया। मुझे खुद को कोसने से पहले अपनी जुबान पर नजर रखनी थी। शेन वुकू ने यह देखने के लिए सीधे मेरा फोन उठाया कि सुकिंग ज्ञान ने क्या भेजा है। सुकिंग ज्ञान के संदेश में लिखा था, आधे घंटे बाद लाफ रेस्तरां में एक साथ डिनर करते हैं। शेन वू का मुंह आश्चर्य में खुला रह गया। लेकिन जिस स्टेक हाउस में हम अभी थे उसे लाफस कहा जाता था। मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, वह नहीं आ सकती। मैंने अपने फोन पर टैप किया और सुकिंग के डिनर के लिए पूछने का स्क्रीनशॉट लिया। फिर मैंने रेस्तरां में अपनी एक सेल्फी ली और इसे मिंगवान के लिए केवल दृश्यमान क्षणों में पोस्ट किया कि हम एक साथ रोमांटिक डिनर कर रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। जहां तक सुकिंग की बात है, मैंने उसके संदेश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सुग्रुप में सुकिंग पूरा दिन व्यस्त रही थी और मेरे साथ डिनर करने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही कंपनी की लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची, उसका फोन बजा। यह मिंगवान था। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और जवाब दिया। मिंगवान की डरी हुई आवाज फोन से आई। किंग, हैवासियात। मैंने उसे देखा। वह मेरे अपार्टमेंट के नीचे है। वह मुझे देख रहा है। वह मुझे मारने जा रहा है। किंग, मुझे बचाओ। फिर ऐसा लगा कि फोन फर्श पर गिर गया, यह दिखाते हुए कि वह कितना घबराया हुआ था। सुकिंग ने अपनी गति तेज कर दी। उसकी आवाज शांत हुई। लियोन, यून अपार्टमेंट जाओ। सुकिंग अपनी काली मैबैक में बैठी, मेरे साथ डिनर के बारे में सोचते हुए। माफ करना, कुछ काम आ गया, पहले खा लो। शेंवुकू जो पहले से ही रेस्तरां में खाने का इंतजार कर रहा था, और मैंने दोनों ने संदेश देखा। मेरे होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान कौंध गई। शेंवू तुरंत भड़क गया। लानत है, क्या सुकिंग सचमुच इतनी रद्दी है? शेनवू ने अभी जो कुछ मैंने किया था उसे साफ तौर पर देखा था। वास्तव में जब सुकिंग का संदेश आया तो अगर मैंने कहा कि इससे दुख नहीं हुआ तो मैं झूठ बोलूंगा। सौभाग्य से इससे उतना दुख नहीं हुआ जितना पहले होता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि जी मिंगवान कितना विशेष था। टियो सुकिंग, इन 7 वर्षों में किसी भी समय छोड़ दिए जाने का एहसास मैंने सैकड़ों बार चखा था। मैं अब इससे सुन्न हो गया था। शेनवू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। भाई, परेशान मत हो। आज रात मैं तुम्हें कुछ सुंदर लड़कियों से मिलने बाहर ले जाऊंगा। हम उनमें से 10 को बुलाएंगे। कोई ना कोई तो तुम्हें पसंद आएगी ही। हम दोनों के खाना खत्म करने के बाद अंधेरा हो चुका था। नाइट लाइफ एक टॉप प्राइवेट क्लब में शुरू हो गई थी। अंदर काम करने वाली फीमेल मॉडल्स हर एक लगभग 5-7 की थी। मॉडल फिगर्स के साथ सही जगहों पर घुमावदार। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने शेनवू का हाथ पकड़ा, बेहद उत्साहित होकर। भाई, मैं गलत था। जब तुम मुझे पहले बाहर बुलाते थे तो मुझे आना चाहिए था। शेनवू और मैं जब डांस फ्लोर के बीच में डांस कर रहे थे, मेरे दिल में दबी सारी भावनाएं सीधे बादलों में फेंक दी गईं। जब मैं डांस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बूथ एरिया में नीचे काफी सारी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मिस सू, डांस फ्लोर पर उस व्यक्ति को देखें। क्या वह सेन जैसा नहीं दिखता? सुइरू शैंपेन का गिलास पकड़े हुए थी। जब जांग शिनशिन ने मेरा नाम लिया तो उसने तुरंत डांस फ्लोर की ओर देखा। जिस पल उसने देखा कि वह मैं हूं, वह उत्साहित हो गई। पिछली बार उसके इतने सारे दोस्तों के सामने मैंने उसे कमीना कहा था। उसने अभी तक वह गुस्सा नहीं निकाला था। अब मैंने खुद को सीधे उसके पास पहुंचा दिया था। सुइरू ने जांग शिनशिन को एक सार्थक नजर दी। तुम जाओ। जांग शिनशिन तुरंत समझ गई कि सुइरू का क्या मतलब था और उत्साह से फ्लोर पर कदम रखा। इस बीच सुइरू ने सीधे अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं खुशी खुशी डांस कर रहा था कि अचानक एक गंदे हाथ ने मेरी कमर पकड़ ली। मैं तुरंत रुक गया और अपने आसपास खोजने के लिए मुड़ा। डांस फ्लोर पर हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि यह किसने किया। मैं उपहास किया और बुदबुदाया, जिसने भी मुझे छुआ तुम्हारी टांग टूट जाए। जैसे ही वे शब्द डांस फ्लोर के किनारे के पास गिरे, एक नकाबपोश औरत अचानक प्लेटफॉर्म से गिर पड़ी। एक चीख क्लब में गूंजते तेज संगीत को पूरी तरह से डुबो दी। मेरी टांग पर मेरा हाथ जांग शिनशिन बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने अपना टखना मोड़ लिया था और नीचे गिर गई थी। उस पल उसने स्पष्ट रूप से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। जब वह गिरी, उसने सहज रूप से खुद को सहारा देने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से जमीन पर टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा था। यह सीधे उसकी हथेली के पार घुस गया। चमकीला लाल खून पूरे फर्श पर फैल गया।
दृश्य भयानक था। संगीत रुक गया, क्लब में हर कोई भी जम गया। सुरक्षाकर्मी जांग शिनशिन की जांच करने के लिए दौड़े। एक और शब्द के बिना वे तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाने ले गए। शेन वू ने ले जाए जा रहे व्यक्ति की ओर देखा। क्या वह जांग शिनशिन नहीं है? वह इतनी बदकिस्मत कैसे है? मैंने नजर दौड़ाई और देखा कि सुइरू उसके साथ जा रही है। मेरी आंखें सुइरू की उदास नजर से भी मिलीं। मैं अब कैसे नहीं समझ सकता था। मैंने उपहास किया। वह बदकिस्मत नहीं थी, वह इसकी हकदार थी। शेम्बू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैं ठंडी हंसी हंसा। उसने मुझे परेशान किया, इसलिए मैंने उसे कोसा। शेम्बू ने अविश्वास में आंखें फाड़कर घूरा। तुम्हारी मनहूसियत वापस आ गई है। शेम्बूकू और मैं पहली बार मेरी मनहूसियत की क्षमता के कारण परिचित हुए थे। तब कई गुंडों ने उसे पीटने के लिए एक गली में घेर लिया था। मैं दिखाई दिया और उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए अपनी मनहूसियत की शक्ति का इस्तेमाल किया। इसलिए जब मेरी मनहूसियत की क्षमता बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई तो वह वास्तव में निराश था। अब जब यह अचानक वापस आ गई थी तो वह परमानंद में था। मैंने शेंवूकू के कंधे पर एक बांह डाली, सुइरू की आकृति को देखा और मेरे होठों को एक ठंडी मुस्कान में सिकोड़ लिया। आओ चलो शो देखते रहो। जब शेंवू और मैं बाहर आए तो हमने सुइरू को गाड़ी चलाते हुए देखा। मेरे चेहरे पर एक शातिर चमक कौंध गई। मैंने अभी सुइरू को पीते हुए देखा। अगर तुम पीकर गाड़ी चलाती हो तो तुम दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगी। मेरे बोलना खत्म करने से पहले सुइरू की मर्सिडीज मोड़ पर एक पेड़ से टकरा गई। हुड से तुरंत धुआं उठने लगा। शेंवू की आंखें चमक उठीं। यह वापस आ गया है। तुम्हारी मनहूसियत सचमुच वापस आ गई है। यह अद्भुत है। मैंने शेंवू को खींचा और पास गया। सुइरू ने अपना माथा घायल कर लिया था। उसका एक पैर फंस गया था। वह बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती थी। पैरों की आहट पास आते सुनकर उसने कमजोरी से मदद के लिए पुकारा, लेकिन जब उसने देखा कि वह मैं हूं तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। मैंने नकली आश्चर्य में उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी मदद की सचमुच जरूरत है। जब तक तुम मुझसे भीख मांगोगी मैं तुम्हें उदारता से बचा सकता हूं। सुइरू ने दांत पीसे तुम्हारे सपनों में। मैंने कंधा उचकाया। अगर तुम भीख नहीं मांगोगी तो इसे भूल जाओ। मैं मुड़ा और जाने लगा। सुइरू घबरा गई। उसके माथे से अब खून बह रहा था और चक्कर आने की लहरें उसे लगीं। मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मैं उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सुइरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अनिच्छा और अपमान दिखाई दे रहा था। पूछो। मैंने अपने सीने पर अपने हाथ बांध लिए। तब वह नशीली ड्रिंक पीने वाली बात, क्या वह तुम्हारा काम था? सुइरू शर्मिंदगी से आग बबूला हो गई। सियन, अगर तुम मुझे बचाना नहीं चाहते तो मत बचाओ। तुमने यह खुद किया और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। तुम सचमुच बेशर्म हो। सुइरू के चेहरे पर अधीरता और घृणा नकली नहीं लग रही थी। मैं सोच में पड़ गया। मैंने लियोन को केवल एक बार कोसा था और लियोन चोटिल और पस्त हो गई थी, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। लेकिन सुइरू मेरे प्रति बहुत कम द्वेष रखती थी, कम से कम यह देखते हुए कि वह कितनी बुरी तरह घायल हुई थी। फिर मैंने फिर से बोला, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो कार में आग लग जाएगी। जैसे ही मैंने वह कहा, मैं तुरंत शेंवू को कुछ कदम पीछे ले गया। सुइरू की कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था कि यह सचमुच सुइरू नहीं थी। सुइरू का चेहरा चमकीला लाल हो गया। दांत पीसते हुए उसने मुझे कोसा। दफा हो जाओ। मुझे वह जवाब मिल गया था जो मैं चाहता था। मेरा सुइरू के साथ डील करने का भी कोई इरादा नहीं था। मैं मुड़ा और सीधे चला गया। चिंता मत करो, मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है। वे जल्द ही यहां होंगे। जब वे उसके शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच करेंगे तब भी उसने परिणाम भुगते। सुइरू इतनी गुस्से में थी कि उसके दांत पीस रहे थे। उसने मुझे और शेंवू को जाते हुए देखा। हम दोनों काफी दूर चले गए थे। इससे पहले कि शेंवू ने आखिरकार पूछा तो यह सचमुच वह नहीं थी। मैंने सिर हिलाया। अगर वह सुइरू होती तो कार में पहले ही आग लग चुकी होती। मेरे चेहरे पर उदासी देखते हुए शेंवू ने कहा, मुझे एक मजेदार जगह पता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। शेंवू मुझे एक अंडरग्राउंड बार में लाया। यह पिछले बार से भी ज्यादा जंगली था। मुख्य बिंदु यह था कि अंदर की फीमेल मॉडल्स बहुत खुले कपड़े पहने हुई थीं और आप उन्हें छू भी सकते थे। यह बस एक आदमी का स्वर्ग था। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। भाई, तुम मुझसे इतनी अच्छी जगह छिपा रहे थे? शेंवूकू ने अपनी आंखें मुझ पर घुमाई। क्या मैं तुम्हें पहले कभी आने के लिए मना सकता था? मैंने जल्दी से माफी मांगी। मेरी गलती। चलो चलते हैं।
मैं एक को छूना चाहता हूं। एक कामुक मुस्कान के साथ मैंने पास की एक फीमेल मॉडल पर अपनी नजरें जमा लीं। मेरा हाथ पहले ही बाहर निकल चुका था कि अचानक पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। महत्वपूर्ण क्षण पर। कोई नहीं हिलेगा, हाथ ऊपर। मैंने शैम्बू को सदमे में देखा। जिस जगह को उसने चुना था उस पर छापा कैसे पड़ सकता था? शैम, वो मेरी आंखों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने हल्की सी खांसी की। यह जगह बिल्कुल कानूनी नहीं थी। हम दोनों को पूछताछ के लिए सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शेनवुकू ने आह भरी। मैं अपनी बहन को फोन करूंगा। मैंने लापरवाही से कहा, अपनी बहन से कहना कि मुझे लेने के लिए भी किसी अतिरिक्त व्यक्ति को साथ लाए। शेनवुकू ने मुझे ठीक है का इशारा दिया। उसी पल शेंजिकिन सुकिंग के साथ शराब पी रही थी। सुकिंग का सुंदर चेहरा सुलगते हुए दुख से भरा था। शेंजिकिन उसे समझ नहीं सकी। सुकिंग अपने दुखों को डुबोने के लिए लगातार 3 दिनों से शराब पी रही थी। तभी शेंजिकिन का फोन बजा। यह उसके छोटे भाई शेनवू का था। उसने जवाब दिया और तुरंत इसे स्पीकर पर रख दिया। मुझे लेने आओ। मैं एक बार में था और अब मैं पुलिस स्टेशन में हूं। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? शेंजिकिन हंसी। एक वॉइस छापे में पकड़ा गया। शेनवू दूसरी तरफ थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। शेंजिकिन ने जल्दी से लाड प्यार से कहा, ठीक है, मैं और नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें लेने अभी आती हूं। शेनवू ने जोड़ा, थैंक्स दीदी। ठीक है दीदी, शेन भी यहां मेरे साथ है। तुम्हें उसे लेने के लिए भी किसी को ढूंढना चाहिए। शेंजिकिन जम गई। अनजाने में उसने सुकिंग की ओर देखा जो शराब पी रही थी। सुकिंग पहले ही अपना सिर उठा चुकी थी। उसकी शांत आंखें शेंजिकिन पर टिकी थीं। किसी कारण से इसने रोंगटे खड़े कर दिए। शेंजिकिन ने फोन पर शेनवू से जल्दी से कहा, मुझे डर है कि यह सुविधाजनक नहीं होगा। मैं न तो उसकी दोस्त हूं और न ही उसकी गार्जियन। इसके अलावा बहुत से लोगों की नजर हाल ही में मुझ पर है। मुझे मुसीबत नहीं चाहिए। मैंने अचानक टोक दिया। यह ठीक है, मैं किसी और को फोन करूंगा। इससे पहले कि शेंजिकिन ने फोन काटा होता, मैंने पहले ही अपना कॉल कर लिया था। हेलो सीनियर, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूं और कुछ मुसीबत में फंस गया हूं। क्या आप मुझे लेने आ सकती हैं? शेंजिकिन ने तुरंत फोन काट दिया क्योंकि उसने सुकिंग की बर्फीली नजर देखी थी। जिस पल उसने कहा कि वह मदद नहीं करेगी जब तक कि मैंने नहीं कहा कि मैं किसी और को ढूंढ लूं। सुकिंग अपने ही फोन को घूर रही थी, लेकिन अंत में मेरा सुकिंग को बिल्कुल भी फोन करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सीधे अपनी सीनियर को फोन किया। वह कदम शानदार था। मैं मूल रूप से सुकिंग की निचली रेखा पर बेतहाशा नाच रहा था। सुकिंग अचानक खड़ी हो गई। चलो, शेंजिकिन ने खालीपन से पूछा। कहां जाना है? सुकिंग से एक ठंडी आभा निकल रही थी। क्या तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन में नहीं है? जाओ अपने भाई को ले आओ। शेनवुकू और मैं यहां चुपचाप किसी के हमें लेने आने का इंतजार कर रहे थे। शेंजिकिन पहले पहुंची। उसने कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए और गारंटी दी। फिर शेनवू को ले गई। शेनवू ने मुझसे कहा, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया। जाओ, मेरी सीनियर जल्द ही यहां होगी। लेकिन शेंजिकिन जाने के बजाय वहीं रुक गई जहां वह थी। उसने मुझे अजीब तरह से देखा। तुमने सुकिंग को तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा, बल्कि किसी सीनियर को। मैंने उस पर एक नजर डाली। यह अजीब था कि शेंजिकिन ऐसा सवाल पूछेगी। शेनवू ने शेंजिकिन की आस्तीन खींची और कहा, शियन और सुकिंग्यान पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। बेशक वह सुकिंग को फोन नहीं करेगा। अचानक मेरी आंखों में एक मुस्कान तैर गई। मैंने उसके पीछे खुशी से देखा। सीनियर। यहां जियाओई शालीन और सुरुचिपूर्ण थी। वह मेरे बगल में आई। जूनियर, मैं तुम्हें लेने यहां आई हूं। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। सीनियर, मुझे माफ करना। इतनी रात हो गई है और मैंने आपको परेशान किया। जियाओई धीरे से मुस्कुराई। यह ठीक है, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर। फिर जियाओई ने मेरे लिए हस्ताक्षर किए। मई गारंटी और सफलतापूर्वक मुझे बाहर ले गई। जियाओई को भी पता चला कि क्या हुआ था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगली बार जब तुम मजे के लिए बाहर जाओ तो एक अधिक उचित जगह चुनो। मेरे कानों के सिरे लाल हो गए। ईमानदारी से कहूं तो बेवकूफी करना और जिस सीनियर की मैं प्रशंसा करता था उसके द्वारा पकड़ा जाना बहुत शर्मनाक था। मैंने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। मैं सचमुच बस उत्तेजना चाहता था। लेकिन पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा उत्तेजक था। सबसे बुरा हिस्सा यह है कि मुझे लेने के लिए किसी की जरूरत है। बहुत अपमानजनक। जियाओई का चेहरा लाड़ प्यार भरी मुस्कान से भरा था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। शर्माओ मत और शर्मिंदा भी महसूस मत करो।
तुम आज के नौजवान, जब तक तुम अपनी निचली रेखा बनाए रखते हो और कुछ भी अवैध या आपराधिक नहीं करते हो, तब तक आराम करना और तनाव को उचित रूप से दूर करना अच्छा है। मैंने उसे भावुक आंखों से देखा। सीनियर, आप कितनी विचारशील हैं। जियाओई का स्नेह लगभग बह रहा था। बहुत रात हो गई है, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। मैं जोर से मुस्कुराया। तो धन्यवाद सीनियर। सुकिंग कार में थी और मुझे एक अजनबी औरत की ओर फ्लर्ट करते हुए मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके दिल में गुस्से की एक लहर उमड़ पड़ी। उसने कार का दरवाजा खोला और मुझसे ठंडक से कहा, अंदर आओ। शेमवुकू, शेंजिकिन, एमी और जियाओ ये सभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। सुकिंग की मेबैक प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके अचानक कहे शब्दों ने माहौल को जमा दिया। तभी मैंने उस पर ध्यान दिया। सुकिंग यान ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम यहां क्यों हो? सुकिंग यान मेरे उसके साथ अलग व्यवहार करने के तरीके पर इतनी गुस्से में थी कि वह हंसी। शेंजिकिन ने चीजों को सुचारू करने के लिए हस्तक्षेप किया। जब तुम वह कॉल करने गई थी, मैं पहले से ही केन्याई के साथ थी। वह तुम्हें लेने आई थी। मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी और जियाओई सीनियर से कहा, मुझे लेने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। मैं पहले वापस जा रहा हूं, तुम भी जल्दी घर जाओ। मैंने आज रात तुम्हें सचमुच परेशान किया। उसे इस समय फोन करने से पहले ही मुझे काफी शर्मिंदा महसूस हो रहा था। जियाओई ने हल्का सा सिर हिलाया। यह कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी ढूंढ सकते हो। तो मैं पहले जाती हूं। जब तुम सुरक्षित घर पहुंच जाओ तो मुझे एक संदेश भेजना। सीनियर को अलविदा कहने के बाद मैं सुकिंगिन की कार में नहीं बैठना चाहता था, लेकिन चूंकि वह पहले ही आ चुकी थी और मैं सुकिंग के साथ बहस नहीं करना चाहता था या ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, मैं सीधे कार में बैठ गया। मैंने शेमवुकू की ओर हाथ हिलाया। मैं पहले वापस जा रहा हूं, चलो एक और दिन मिलते हैं। मैं बैग तेजी से चली गई। कार के अंदर का माहौल दमनकारी था। ड्राइवर भी कम दबाव को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। सुकिंग एक तरफ ठंडे चेहरे के साथ बैठी थी, जबकि मैं दूसरी तरफ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। मैंने अपने बगल में सुकिंग के कम दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कार जल्दी ही विला पहुंच गई। मैं सीधे बाहर निकला और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं बस दरवाजा बंद करने ही वाला था, इसे जबरदस्ती रोक दिया गया। मैं मुड़ा और देखा कि सुकिंग एक गहरे हाव भाव के साथ एक हाथ दरवाजे के खिलाफ टिकाए खड़ी है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि सुकिंगिन ने हाल ही में गलत दवा ले ली है। अगर वह पुरानी सुकिंग होती तो वह कभी ऐसा बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछती। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम चाहिए। सुकिंग की गहरी आंखें मुझे इरादे से घूर रही थीं। क्यों? उसकी आंखों में एक गहरा जुनूनी प्रकाश था, जैसे कि उसे कारण जानना ही हो। मेरे दिल में एक बेनाम गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने उसकी ओर आधे मुस्कुराते हुए देखा। तुम जानना चाहती हो क्यों, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। मैंने अपना फोन निकाला और ठीक उसके सामने लियोन का नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, कोई जवाब नहीं आया, फिर अपने आप कट गया। जब मैंने लियोन को फिर से फोन किया तो मेरा चेहरा भावहीन रहा। इस बार लियोन ने ज्यादा देर होने से पहले जवाब दिया। मैं सीधे मुद्दे पर आया। मैं पुलिस स्टेशन में हूं, सुकिंग को मुझे लेने आने के लिए कहो। लियोन की ठंडी आवाज फोन से आई। सियन, तुमने खुद को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। इतनी शर्मनाक बात, और तुम्हें अभी भी प्रेसिडेंट सु को तुम्हें लेने आने के लिए कहने की हिम्मत है। खुद किसी को ढूंढो। प्रेसिडेंट सु बहुत व्यस्त हैं, उनके पास तुम्हें लेने आने का समय नहीं है। यह कहने के बाद उसने ठंडक से फोन काट दिया। सुकिंग यान के सुंदर चेहरे पर एक दरार दिखाई दी। तुमने मुझे सीधे फोन क्यों नहीं किया? मैंने अपनी भौं उठाई। अच्छा सवाल है। फिर मैंने सुकिंग को फोन करने के लिए सीधे अपने फोन का इस्तेमाल किया। जिस पल यह जुड़ा, मेरे फोन से एक ठंडा ऑटोमेटेड संदेश आया। माफ करें, आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है, कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। मैंने अपने हाथ बांधे और उपहास किया, उसकी ओर मजाकिया तौर पर देखते हुए। अब संतुष्ट हो? सुकिंग ने अपने हाथ में फोन की ओर देखा। मैंने उसे फोन किया था, वह इसे प्राप्त क्यों नहीं कर सकी? मैंने उसके चेहरे पर भ्रम को देखा और कृपया उसे याद दिलाया, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। सुकिंग को बिजली की तरह झटका लगा। उसे याद आया कि एक समय ऐसा था जब उसने मुझे परेशान पाया था, यह सोचते हुए कि मैं पूरा दिन फोन करता रहता हूं, इसलिए उसने मुझे सीधे ब्लॉक कर दिया। मुझे बताया कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो उसके सहायक से संपर्क करूं। इस तरह उसकी दुनिया थोड़ी शांत होगी।
वह कितना समय पहले था, 1 साल पहले या 2? वह याद नहीं रख सकी कि ठीक मेरे सामने। उसने अपनी ब्लैकलिस्ट खोली। मेरा फोन नंबर वहां बिल्कुल अकेला पड़ा था। मैंने व्यंग्य से कहा, क्या मैं अब आराम कर सकता हूं? क्या तुम अब जा सकती हो? सुकिंग के दिल में कड़वाहट की एक लहर उमड़ पड़ी। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार समझाने की कोशिश की। मैं भूल गई। मैंने तुरंत हाथ ऊपर उठाने का इशारा किया। वहीं रुक जाओ, वह तुम्हारा व्यवसाय है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अभी आराम चाहिए। जैसे ही मैंने बात की, मैंने अधीरता से दरवाजा बंद कर दिया, सुकिंग को बाहर छोड़ दिया। सुकिंग ने कसकर बंद बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा और अचानक लाचारी की एक लहर महसूस की। वापस जब उसने मुझे ब्लॉक किया था, यह इसलिए था क्योंकि वह काम में बेहद व्यस्त थी। लेकिन मेरे फोन पूरा दिन बिना रुके आते रहते थे और उसके पास सचमुच उनसे निपटने की ऊर्जा नहीं थी। इसलिए उसने बस मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे बताया कि अगर जरूरत हो तो उसके सहायक से संपर्क करूं। उसने सहायक से यह भी कहा था कि जब तक यह महत्वपूर्ण न हो, मुझे उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे टाल देना। बाद में सब कुछ संभालने के बाद वह वास्तव में मुझे अनब्लॉक करना भूल गई। शायद गहराई से उसने महसूस किया कि यह व्यवस्था अधिक सुविधाजनक थी। उसे बस कभी उम्मीद नहीं थी कि लियोन इस पर मुझे अपमानित भी करेगी। यह कल्पना करना आसान था कि जब मैंने कुशलता से दूसरा कॉल किया तो मैं पहले से ही जानता था कि यह पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। सुकिंग ने अपना फोन निकाला और शेंजिकिन को फोन किया। क्या तुम अभी घर पर हो? मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ रही हूं, क्या तुम उसे फोन दे सकती हो? शेंजिकिन ने फोन शेंवुकू को पास कर दिया। सुकिंग तुम्हें ढूंढ रही है। शेंवू ने अपने होंठ सिकोड़े। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? फिर शेंवू ने फोन लिया। तुम मुझे चाहती थी? सुकिंग ने पूछा। तुम्हारे कपड़े सियन थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह क्या पसंद करता है। मुझे बताओ, मैं उसे मनाना चाहती हूं। शेंवू हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। वह आजादी चाहता है, वह तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता है। अगर तुम बस उसके साथ ब्रेकअप कर लो तो वह बहुत खुश होगा। उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो शेन, वो सचमुच मुझे समझता था। उसने पूरी तरह से कह दिया था कि मैं क्या चाहता हूं। शेंजिकिन ने उसके माथे पर जोर से मारा। बकवास करना बंद करो, गंभीर बनो। शेंवू ने उपहास किया। मैं मजाक कैसे कर रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। जब वह उसे पहले पसंद करती थी, उसने कुछ नहीं किया। अब जब वह उसे और पसंद नहीं करता, वह यह सब बेकार की चीजें कर रही है। वह सफाई से ब्रेकअप भी नहीं करेगी। शेंवू के यह कहने के बाद उसने फोन वापस शेंजिकिन के हाथ में ठूंस दिया और सुकिंग यान की ओर परवाह नहीं कर सका। शेंजिकिन ने लाचारी से सुकिंग से कहा, यह वह बकवास कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। सुकिंग ने ठंडक से जवाब दिया, फिर फोन काट दिया। उसने ऊपर मेरे कसकर बंद बेडरूम के दरवाजे पर नजर डाली और लाचारी भरी आह भरी। उसने अपने सहायक लूचुन को फोन किया, एक सगाई की दावत का इंतजार किया, पिछले वाले से भी भव्य। हर चीज उच्चतम स्तर पर की जानी चाहिए। लूचुन का दिल कांप उठा। उसने अभी भी सहज रूप से पूछा, आपका मतलब सगाई की दावत को फिर से बुक करना है? किसके साथ? सुकिंग की आवाज बर्फीली थी। और कौन हो सकता है? सेन के अलावा और कौन? लूचुन ने जल्दी से जवाब दिया, हां, मैं समझता हूं। सुकिंग यान ने ठंडक से कहा, इसे तुरंत करो, हर विवरण मुकम्मल होना चाहिए। फोन काटने के बाद लूचुन को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। नहीं, वह सगाई की दावत नहीं होने दे सकता था। उसने सीधे जी मिंगवान को फोन किया। मिस्टर जी, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। अगली सुबह जल्दी, इससे पहले कि मैं जागता। जांग जिंगी का जोर से चिल्लाना विला में गूंज उठा। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी, मैं बिल्कुल सो नहीं सका। मैं केवल नींद भरी आंखों से दरवाजा खोल सका। नीचे जांग जिंगी बिना रुके चीजें तोड़ रही थीं। चुनी रसोई के दरवाजे पर कुशलता से खड़ी थीं, बिना एक शब्द कहे। जब मैडम सू जांग जिंगी ने मुझे बाहर आते देखा तो उसकी भौहें तुरंत गुस्से में तन गईं। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। सेन, तुम कल क्यों नहीं आए? क्या तुम जानते हो या नहीं कि तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया? मैं दूसरी मंजिल की रेलिंग के सहारे टिक गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मिस,